हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टैक्सेबल इनकम के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पे टैक्स लगेगा, है ना। तो मतलब इसी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इंडिविजुअल में जो भी जिस स्लैब रेट में वो आएगा, उस स्लैब रेट के हिसाब से उस इनकम वो इनकम जिस स्लैब रेट में फॉल कर रही होगी उसके हिसाब से उसकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो जिस इनकम पे ये सब होता है उसी इनकम को कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर टोटल इनकम डिस्कस किया गया है। जो हमने अर्लियर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में जहाँ पे हमने फॉर्मेट पूरा डिस्कस किया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ पे हमने ये बात बताई हुई है कि मतलब ये 5 हेड होते हैं और फिर उनको टोटल करते हैं और सब इस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम के पास पहुँचते हैं, राइट। तो आज हम देखते हैं कि अब ये टैक्सेबल इनकम जब प्रैक्टिकली हमें करना होता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो जब भी टैक्सेबल इनकम की बात होगी तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्रॉस टोटल इनकम अलग है, जो 5 हेड को टोटल करके बनाई जाती है। जब उसमें से चैप्टर 6A का डिडक्शन लेस कर देते हैं तब हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। और इसी इनकम पे हम अपने टैक्स रेट से कैलकुलेशन करके टैक्स लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं कि इतनी टैक्स लायबिलिटीज उसकी हो रही है, ये टैक्स पे करना है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, जब आप अपना टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। वो पहले ही आप जब ITR फाइल करने जाएंगे तो सेलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले 5 हेड है जिनके बारे में हमको पता है कि 5 हेड में सबसे पहले सैलरी आता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है, फिर आपका PGBP आता है, फिर कैपिटल गेन आता है, फिर अदर सोर्स आती है। सबसे पहले तुमको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, मतलब इन 5 हेड को ऐड करना है। आपको देखना है कि किस हेड से आपकी इनकम आ रही है। तो अगर इनकम फ्रॉम सैलरी हम पहले लेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करेंगे। बेसिक सैलरी ले ली है, फिर उसके बाद जितना अलाउंस उनको मिलता है, अलाउंस मतलब क्या होता था, जो कैश में बेनिफिट मिल रहा है। फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेस, मतलब जो ऐसे ऐसे जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है जिसमें जो कैश में नहीं होता, जैसे ड्राइवर दे देना, सेफ प्रोवाइड कर देना। तो ये जिसमें जो नॉन कैश बेनिफिट दिए जाते हैं उनको परक्यूजेस कहा जाता है। तो उस तरह का सबको टोटल करके हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। ग्रॉस सैलरी में हम डिडक्शन लेस कर देते हैं। 16 के अंदर, सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो 3 डिडक्शन होता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 50,000 सीधा सीधा होता है, वो 50,000 माइनस हो जाएगा। और इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स अगर कुछ होता है तो वो भी लेस हो जाएगा। तो आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आएगी। यही टैक्सेबल सैलरी यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिख दी जाएगी। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको कितना हुआ, ये टोटल हुआ। और सपोज करिए उस इंडिविजुअल को सैलरी से कोई इनकम ही नहीं होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो, मतलब डैश कर देंगे कि इस हेड में कोई इनकम नहीं गई। क्लियर है। और अगर होती है तो इस तरह से उसको हेड में डिवाइड करके टोटल सैलरी लगा देंगे। तो हमने एक हेड कैलकुलेट कर ली। फिर उसी में आगे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का आता है। तो वहाँ पे भी हमको इनकम पूरा कैलकुलेट करना होगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों का अलग करते हैं। मतलब घर, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, मतलब जो हमारा अपना घर खुद के रहने के लिए रखे हैं, उसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हम उसमें खुद यूज़ करते हैं, उस घर का अलग कैलकुलेट करते हैं। और जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दे रखी है, जो घर हमने रेंट पे दिया रखा है, उसका हम अलग कैलकुलेशन करते हैं। और मान लीजिए एक ही घर में हम नीचे रहते हैं और ऊपर रहते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ प्रोविज़न बताया गया कि हम लेट आउट का फिर 1/4, 2/4 जैसा बिल्डिंग होता है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन देखी होगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हमने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी से अगर उस इंडिविजुअल को कोई इनकम हो रही है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से कितना होता है वो लिखेंगे, उसकी इनकम NAV वगैरह लिख के, और ये जितना भी आपका 24A का 24 का डिडक्शन मिलता है वो वहाँ पे दे देंगे। 24A 24B 2 डिडक्शन मिलते हैं, है ना। और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे GAV में से ये सारे म्यूनिसिपल टैक्सेज, नेट एनुअल वैल्यू हो गया, और फिर डिडक्शन दे देंगे 24 का। तो इस तरह से दोनों हाउस का हम इनकम लिख लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना आया और आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना आया। दोनों का टोटल करके हम कह देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी है। सैलरी का हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का हो गया। अगर सपोज करिए, ये डिटेल्ड आपको इसलिए बता रही है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में हमें हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन आता है या हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है या सैलरी का कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू उसको भी बता सकते हैं कि इस तरह से इनकी इनकम कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट, अगर इंडिविजुअल को सैलरी से भी कोई इनकम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी की जगह डैश हो जाता है, जीरो हो जाता है। पर 5 हेड की इनकम का कॉलम तो रहता है। अब आपको जिस भी हेड से जो भी इनकम होती है वो वहाँ पे मेंशन करनी होती है।
फिर आपका आता है पीजीबीपी। नेक्स्ट हमारा तीसरा हेड आता है पीजीबीपी की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो बिजनेस है या जो प्रोफेशन है उससे हम देख लेते हैं कि हमको नेट प्रॉफिट या लॉस कितना आया, वो हम इसमें ले लेते हैं। फिर जिन एक्सपेंसेस को आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानती है, जैसे आपने अपना कैलकुलेट किया कि मेरी इनकम इतनी है, इसमें से इतना खर्चा हो गया और मेरा नेट प्रॉफिट इतना हो गया, तो हमने वो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख लिया। अब इनकम टैक्स कहती है कि आपने जो खर्चा माना उसमें से कुछ खर्चों को हम खर्चा मानते ही नहीं, वो खर्चा नहीं है, उसको हम आपकी इनकम बना देंगे। उसी को बोलते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और लॉस। तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब वापस से आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। जो नेट प्रॉफिट कम हो गया था उसकी वजह से वो वापस से ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर कोई आपका ऐसा कोई एक्सपेंस था जो इनकम टैक्स कहती है एक्सपेंस है, पर आपने उसको खर्चा नहीं माना था और आपने खर्चा लेस नहीं किया था, अपनी इनकम में से उसको लेस करके अपने प्रॉफिट को कम नहीं किया था, तो उसको इनकम टैक्स कम कर देगी, उसको एक्सपेंस मान लेगी। तो उसके कहते हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। मतलब ये अलाउड था कि इतना खर्चा और आप मान सकते हैं, पर आपने उसको खर्चा माना नहीं था, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस हिसाब से हम आपकी नेट बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कि बिजनेस से मेरी कितनी इनकम हुई है। अगर कोई इनकम नहीं होगी तो डैश हो जाएगा, अगर होगी तो इस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है। हमारा पीजीबीपी का भी हो गया, प्रोफेशनल का भी इसी तरह कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट हो गई। अब हमारा आता है कैपिटल गेन हमारा, ठीक है। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया। अब कैपिटल गेन पे आते हैं। तो कैपिटल गेन में हमको पता है दो तरह का गेन होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब हर एसेट्स को कब हम शॉर्ट टर्म कहेंगे, कब हम लॉन्ग टर्म कहेंगे, उसके लिए भी बाइफरकेशन दी गई है ना। इस पूरे कैपिटल गेन के सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया गया। वहाँ ये भी बताया गया कि किस किस को आप कैपिटल एसेट्स मानेंगे। भाई जब आप कैपिटल एसेट्स होगी तभी तो आप उसको सेल करके गेन कमाएंगे, तभी तो कैपिटल गेन कहलाएगी। अगर वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो फिर तो कैपिटल गेन का कोई सीन ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं। तो वहाँ पे बताया गया है पूरा कि बिल्डिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें कैपिटल एसेट्स में आती हैं। और कुछ जो पर्सनल बिलोंगिंग की चीज़ें होती हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन दिया गया था। जैसे ज्वेलरी वगैरह का हो गया, कोई स्पेशली मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह का है ना, स्कल्पचर्स वगैरह का है, उसका काम होता है तो वो उसको मानते हैं, वो कैपिटल एसेट्स है। ज्वेलरी वगैरह कैपिटल एसेट्स है, भले ही वो पर्सनल बिलोंगिंग का क्यों ना हो, फिर भी वो कैपिटल एसेट्स है, ये एक्सेप्शन होता है उसका। तो हमने पहले कैपिटल एसेट डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट्स है। अब हम देखते हैं कि ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा कि लॉन्ग टर्म, मतलब उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे या लॉन्ग टर्म कहेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि उस कैपिटल एसेट्स की होल्डिंग कितने की है, मतलब कितने समय तक आपने उसको रखा है अपने पास खरीद के। तो कुछ एसेट्स का 12 महीने का होता है, कुछ 36 महीने का होता है ना। तो सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइडेड है, तो उस हिसाब से हम इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं। पर जनरली अगर बोले तो 12 महीने से कम की जिनकी होल्डिंग होती है वो शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, और जिनकी उससे ज़्यादा होती है वो लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। तो अब इस तरह से अगर आपने 12 महीने से कम तक उस एसेट्स को खरीद के रखा था और फिर इसको सेल कर रहे हैं, तो और जो प्रॉफिट कमाएंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए आपने होल्ड किया था उसको सेल कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो का रहेंगे और सेल कंसिडरेशंस निकालते हैं, है ना, कितना हमने कितने में सेल किया है। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हम इंडेक्सेशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसका पूरा फॉर्मूला आपको मतलब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा दिया रहता है। तो इस हिसाब से हमने इंडेक्सेशन करके पूरा निकाल लिया कि ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इतने भी एग्जामिशन मिलने थे, एग्जामिशन कहाँ पे मिलते हैं, अंडर सेक्शन 54 में। हर हेड के अंदर अपना अपना डिडक्शन मिलता है ना, तो हर हेड के अंदर का डिडक्शन, ये जितने एग्जामिशन उसको भी लेस कर देंगे। तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर शॉर्ट टर्म वालों को और लॉन्ग टर्म वालों को दोनों को ऐड करके हम वहाँ पे लिख लेंगे। और चूँकि हमें पता है कि हमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पढ़ा है, तो हमें पता है कि कैपिटल गेन वाले थोड़े से इगोइस्ट नेचर के होते हैं, ये किसी और हेड से तो अपना सेट ऑफ कराते नहीं हैं। तो अगर कोई सेट ऑफ का भी होगा, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस भी आया हुआ है, तो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा और टैक्सेबल कैपिटल गेन हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गई, कुछ नहीं सेल किया है, कोई ऐसी इनकम नहीं, तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। है तो हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सिर्फ लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, और टैक्सेबल कैपिटल गेन में सिर्फ शॉर्ट टर्म लिख देंगे। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड नील हो जाएगा। पिछले साल का कोई लॉस आया तो उसको लिख देंगे। तो जो भी सिनेरियो फिट होता होगा वो लिख देंगे, पर ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। राइट। फिर हमारा पांचवा और लास्ट रह जाता है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो कहीं की इनकम नहीं होती है, जिसको किसी और हेड में डिवाइड नहीं करते, उसको हम कहाँ कर देते हैं, अदर सोर्सेज में। जैसे आपको सेविंग में
इंटरेस्ट मिल रहा है, फैमिली पेंशन का हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब के सब अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाती हैं। तो हम वो टोटल लिखते हैं, उसमें से 57 का डिडक्शन देते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी कैलकुलेट हो जाती है। अब जब हमने पांचों हेड की कैलकुलेट कर ली तो देखिए एग्रीगेट्स ऑफ इनकम, ये एग्रीगेट्स ऑफ इनकम मतलब हो गया कि मतलब कि यहाँ पे जो पांचों हेड की इनकम है उसको हम टोटल कर लिया। अब यही ग्रॉस टोटल इनकम बनने वाली है, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम की जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 80B के अंदर, तो वहाँ पे बताया गया था कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को भी एडजस्ट करना होता है। पांचों हेड की इनकम को टोटल करके एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स इनकम, और उसमें एडजस्टमेंट किसकी करनी होती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की, फिर जो आता है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, राइट। तो हमने इसलिए कहते हैं एग्रीगेट ऑफ इनकम, मतलब पांचों हेड की इनकम को हमने टोटल करके यहाँ पे लिख लिया। 3 हेड से इनकम होती है तो 3 का लिख दिया, सिर्फ एक ही हेड की इनकम सिर्फ सैलरी से इनकम थी तो सैलरी का टोटल यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम पांचों हेड की इनकम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस, किसी हेड में कहीं से भी कोई लॉस हो कुछ बचा था तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद क्या आ गया हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, GTI। अब आपको पता है कि इसी ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन, मतलब चैप्टर 6 से का डिडक्शन लेस कर देते हैं, तब हमारी क्या आ जाती है, टैक्सेबल इनकम, जो हमारा मेन टॉपिक है, टोटल इनकम, जिसपे हमको टैक्स लगाना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना, अब डिडक्शन को लेस कर देना है। टोटल GTI में से क्या लेस करेंगे, डिडक्शन। अब डिडक्शन के लिए हमें क्या पता है भाई, 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन हमें लेस करना है। 80C से जितने भी डिडक्शन है उसको लिख लीजिए, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GG, 80TT, 80TB, अदर्स, मतलब पूरा 80 का डिडक्शन जितना भी होगा वो यहाँ पे आके लिख दिया जाएगा। और सबकी अपनी अपनी एग्जामिशन डिडक्शन की लिमिट होती है, कितना कितना अमाउंट डिडक्शन का मिलेगा वो सब यहाँ पे उसके हिसाब से इतना माइनस हो जाएगा आपका, राइट। अब डिडक्शन का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें हमने कई डिडक्शन को डिस्कस किया है। 80GG या डोनेशन, ये सारे डिडक्शन हमने जनरली डिसाइड, मतलब उसको डिस्कस किया हुआ है। अब हमने इसको लेस कर देना है, लेस कर दिया, हमारी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। GTI में से डिडक्शन लेस कर दिया चैप्टर 6A का, तो क्या बन गई, मिल के आ गई हमको टैक्सेबल इनकम, जिसको बोलते हैं टोटल इनकम। कुछ लोग इसको नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, पर बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में जो टर्म दिया गया वो टोटल इनकम का टर्म दिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर। और टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम, इसी इनकम पे टैक्स लगने वाला है, क्लियर है। अब हमने टैक्सेबल इनकम लिख दी यहाँ पे। अब आता है एग्रीकल्चरल इनकम। हमको पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए वो किसी हेड के अंदर नहीं जाती, ना सैलरी, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना PGPP, ना कैपिटल, किसी के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई एग्रीकल्चर से इनकम होती है और वो इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की होती है ना, तब हम उस केस में हमको इस टैक्सेबल इनकम के नीचे नेट एग्रीकल्चर इनकम करके वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम टैक्सेबल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करते हैं बाद में, क्लियर है कि नहीं। पर वो कब होगा, जब 5,000 से ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब हमारे पास वो इनकम आ गई जिस इनकम पे हमको टैक्स लगाना है, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। टैक्सेबल इनकम पे ही तो हम क्या चार्ज करते हैं, टैक्स लायबिलिटी। तो समटाइम एग्जाम में आता है ना कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी वो बताइए। तो देखिए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमारी टैक्सेबल इनकम आ चुकी है ना, इसी पे हमें टैक्स लगाना है। लेकिन इस टैक्सेबल इनकम में 5 हेड की इनकम ऐड हुई थी। इस 5 हेड में सबसे अलग ही कहानी, मतलब अपना अलग ही रास्ता पकड़ के जो जाता है वो कौन है, कैपिटल गेन है। तो हमें क्या करना होता है, कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स लगाना पड़ता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स लायबिलिटी है उस जितना अमाउंट है उसका टैक्स अलग कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका टैक्स रेट अलग होता है। इनको जिस रेट से टैक्स लेना होता है वो एक फिक्स परसेंटेज होती है, उससे इन पर टैक्स लगता है। और बाकी एक स्लैब में जाते हैं टैक्सेबल इनकम के लिए कि भैया टैक्स, जैसे आपकी टोटल इनकम आ गई 10 लाख की, तो आप 10 लाख की स्लैब में जाएंगे कि 2.5 लाख तक कोई नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, आप उस तरह से कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो ये कैपिटल गेन वाला होता है ना, इन पे एक फिक्स परसेंटेज लगता है, वो स्लैब में नहीं जाते हैं, इसीलिए इनका हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए कैपिटल गेन जब हमने कैलकुलेट किया, वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था हमें पता है। तो मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा था 1 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की वजह से आई हुई है उसका हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और उस पर हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट होता है ना, वो रेट कितना होता है आपका, 15% का रेट होता है,
ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जनरली 15% का रेट होता है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, जो इक्विटी और इन सब शेयर से होता है, उस पर 10% का लगता है। और जो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, मतलब 112A वाले जो होते हैं, उस पर 10% का लगता है। क्लियर है। तो जितने भी लिस्टेड शेयर्स होते हैं उन पे कितना लगता है, 10% का लगता है। और जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 20% का लगता है। शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होते हैं 111A में, उन पर 15% का लगता है। इसलिए सबका अलग अलग टैक्स रेट होता है। तो हमने क्या करना है, अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 10% निकाल के उसका अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म का जो भी जिस नेचर का होगा उसका 15% या 20% जो भी एप्लीकेबल होगा, या 10%, उस हिसाब से टैक्स रेट कैलकुलेट करके यहाँ पे उसका कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट निकाल के रख देते हैं। यहाँ पे हमने किसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम लेस कैपिटल गेन। अब हम वो इनकम यहाँ पे लिखने वाले जिस पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो अब ये टैक्स कौन सी होगी भाई, टैक्सेबल इनकम, उसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दिया। एग्रीकल्चर इनकम जो 5,000 से ज़्यादा आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन हम उसमें से क्या लेस कर देंगे, कैपिटल गेन को लेस कर देंगे, क्योंकि उस पर तो हमने ऑलरेडी टैक्स लगा दिया है। तो कैपिटल गेन के अमाउंट को पूरा लेस कर देंगे। जो रिमेनिंग होगा उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसको हम स्लैब में जाके काम करेंगे। क्लियर है। अब लेस रिलीफ ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में रिलैक्सेशन हमने बताया ना, 5,000 तक इनकम रिलीफ होती है, उस पर टैक्स नहीं देना होता है। आपने वो कर लेना है, उसको लेस कर देना है। अब इनकम टैक्स पेबल, अब अमाउंट आ गई जिस पर हमें इनकम टैक्स लगाना है, हमने उस पर टैक्स लगा के कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब जब हमने कैलकुलेट कर लिया टैक्स का अमाउंट स्लैब में देख के कि कितना कितना जाता है, उतना अमाउंट टैक्स का अमाउंट हमारे पास आ गया कि इनकम टैक्स पेबल, मतलब इतना टैक्स आप पे बनता है, वो टैक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या मिलता है, रिबेट पहले लेस होता है 87A से। रिबेट कब मिलेगा, 87A पे, वो हमने ऑलरेडी रिबेट का जब वीडियो डिस्कस किया वहाँ पे बताया है। पर जनरली इन शॉर्ट में बताऊँ, अगर 5 लाख से कम तक की इनकम, 5 लाख या 5 लाख से कम तक की इनकम रहेगी तभी आपको रिबेट मिलेगा। और रिबेट का मैक्सिमम अमाउंट कितना, 12,500 तक आपको रिबेट मिल सकता है। क्लियर है। अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम हुई तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। तो हमने क्या कर दिया, लेस रिबेट कर दिया। रिबेट को खत्म, लेस करने के बाद हमारा आगे कि हमको इतना टैक्स पे करना है। अब टैक्स के अमाउंट पे ही सरचार्ज लगता है। आपका जो भी इनकम होगा उस हिसाब से सरचार्जेस का रेट अलग अलग होता है। तो अब आप पे क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। और सबके केस में सरचार्ज का रेट बिल्कुल अलग अलग होता है। 50 लाख से एक्सीड, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ है तो आपको 10% लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा है 2 करोड़ के बीच में तो 15% का लगेगा। तो मतलब सरचार्ज का रेट सबका अलग अलग होता है। अब ये जो सरचार्ज लगता है इसको कहते हैं एडिशनल टैक्स। ये टैक्स किस, ये अमाउंट किस, जैसे मान लीजिए 10% का टैक्स लगना है, सरचार्ज आप पे 10% लगना है, तो ये 10% हम किस पे निकालेंगे, इनकम पे नहीं लगाएंगे। ये जो आपने इनकम टैक्स पेबल, जितनी आप पे टैक्स पेबल आई है ना कि इतना टैक्स आपको देना है, उस टैक्स के अमाउंट पे लगाएंगे। मान लीजिए आपको 20,000 का टैक्स बन के आया है, आपकी जो भी इनकम रही हो उस इनकम में आपको आया कि आपको 20,000 का टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो हम ये 10% किसका निकालेंगे, 20,000 का निकालेंगे। कितना निकल के आएगा, 2,000 रुपया। तो हम उसको 2,000 यहाँ पे सरचार्ज पे ऐड कर दिए। अब हम क्या ऐड करेंगे, सेस ऐड कर देंगे। सेस में हमारा क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% का होगा। अब वो किस पे निकलेगा, ये जो हमारा 20,000 प्लस 2,000, 22,000 का टैक्स बन। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेस कैलकुलेट करते हैं। तो सेस क्या हो, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका जैसे 4% है, तो अब क्या करेंगे, ये जो टैक्स का अमाउंट है ना, इसी पे हम क्या चार्ज करेंगे, सेस चार्ज करेंगे 4% से, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब टोटल हमारा बन गया कि टैक्स, हमारी लायबिलिटी इतनी थी, टैक्स इतना था, सरचार्ज इतना हुआ, सेस इतना हुआ, टोटल टैक्स हमको इतना गवर्नमेंट को पे करना है। तो टोटल टैक्स पेबल, सरचार्ज एंड सेस तीनों को मिला के हमें इतना टैक्स पे करना है। ठीक है। अब अगर कोई रिलीफ आपको अलाउड है 86 के अंदर या 89 के अंदर, अब रिलीफ 89 में या रूल 21A में क्या होता है, वो रिलीफ में हमने बात करी हुई कि एरियर्स वगैरह रहता है तो रिलीफ मिलता है। अब कितने अमाउंट का रिलीफ मिलेगा वो भी वहाँ पे कैलकुलेट करके हमने डिस्कस कर रहा है, पूरा एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करके हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अब हमने वो रिलीफ, अगर कुछ हमको मिलनी चाहिए तो रिलीफ यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब बैलेंस जो आया, रिलीफ मतलब इतना रिलैक्स कर दिया गया, इतना आपको टैक्स आपको इतना पे करना था, उसमें से हमने इतना रिलैक्स कर दिया। ठीक है, आपको इतना रिलैक्स हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। ठीक है। अब अगर आपका कुछ इंटरेस्ट वगैरह आपने लेट से फाइल किया रिटर्न, कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी आप पे है, कोई एडवांस टैक्स में आपने कुछ गलतियां करी थी, उसके चक्कर में आपको कोई इंटरेस्ट लगाया गया है, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल इतना टैक्स आपको पे करना है। अब क्या करेंगे, कोई TDS वगैरह आपने ऑलरेडी कर रखा था तो वो यहाँ लेस हो जाएगा, और आप एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किए हुए हैं तो वो भी अमाउंट लेस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचेगा ना, यही उठा के आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। ये आपका सिर्फ टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। क्लियर है। अब
जिनको शॉर्ट में समझना है, मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो देखिए शॉर्ट में सिंपल सा है, पाँचों हेड की हमने सैलरी ऐड, पाँचों हेड का इनकम ऐड कर लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये टोटल हमने हेड वाइज इनकम कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा एग्रीगेट इनकम आया, उसमें से हमने सेट ऑफ लॉसेस जो है वो लेस कर दिया, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने क्या लेस कर दिया था, डिडक्शन, चैप्टर 6A का डिडक्शन लेस कर दिया, एटीसी से एटीयू का। हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम, जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में से हम क्या कर देते हैं, जो भी रेट आप पे एप्लीकेबल होगा, जिस भी आप स्लैब में जाते होंगे उसके हिसाब से हम आपके टैक्स रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने इसमें रिबेट दे देना होता है, रिबेट माइनस कर दिए, अब ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई आफ्टर रिबेट। अब इसमें सरचार्ज ऐड हो जाएगा, सेस है कोई तो सेस भी ऐड हो जाएगा आफ्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह जो है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जब ये ऐड हो जाएगा तब आपका क्या आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी पूरी आ जाएगी। अब अगर कोई रिलीफ है आपको 89 वगैरह के अंदर, तो वो रिलीफ यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब ये आपकी ये लायबिलिटी टैक्स की बन के आ गई। आपने कोई टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स जमा किया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा वही टैक्स उठा के आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। ये इन शॉर्ट हो गया, वो हमने डिटेल में देख लिया फॉर्मेट, ये इन शॉर्ट फॉर्मेट हो गया, जिसका जो हेड में इनकम आती होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और आपकी टैक्स की कैलकुलेशन क्लियर। ये इस तरह से हम एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, इस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। क्लियर है? सो आई होप आपको क्लियर होगा कि टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।